गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अपन लास्ट क्लास में ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन के बारे में देख रहे थे कि ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन की बेसिक अपन ने कुछ डिटेल्स देखी थी। उसके पहले जो है अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की 3 क्लासेस कंप्लीट करी थी, तो जिसमें मैंने एमपीपीएससी मेंस से रिलेटेड जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उनको 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 11 मार्क्स में उनको कैसे कवर किया जाए उसकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। आप पहली बार देख रहे हैं तो पुरानी 3 वीडियो जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा अपन ने उसमें डिटेल में देखा। और अब उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अपन जो अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे थे वो था ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन या पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं उसको, ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं उसको, अर्ली वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सारे उसके अलग अलग नाम हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था पढ़ाने का तरीका मेरा क्या रहेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था और इन पॉइंटों को मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कस किया था। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप पुराने वीडियो से देख लें। वैदिक सिविलाइजेशन चालू किया था और वैदिक में मैंने पॉलिटिकल सिस्टम्स को आपको कंप्लीट करवा दिया था। कुछ ऐसी चीज़ें बची थी जैसे इकोनॉमिक बचा था, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिलीजियस सिस्टम, ठीक है, इन सबको अपने को आज देखना है। तो एक बार ब्रशअप कर लेते हैं कि कल की क्लास में क्या क्या हुआ था और उसके बाद जो है अपन आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इंडस वैली कंप्लीट हो चुका है। वैदिक जो पीरियड है, वैदिक पीरियड मतलब ऋग्वेदिक पीरियड भी नाम हो सकता है इसका, अर्ली वैदिक पीरियड भी इसी को बोलते हैं क्योंकि ऋग्वेद जो है वो सबसे पहला अर्ली वैदिक था ना। अर्ली वेदों में भी सबसे पहला जो वेद था वो अपना ऋग्वेद था, तो इसलिए उसको ऋग्वेद को अर्ली वैदिक वेद भी कहा जा सकता है, वैदिक पीरियड भी कहा जा सकता है। इसके अलावा पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड या पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन पीरियड भी उसको कहा जा सकता है, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी। तो अपन वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं और वैदिक पीरियड को के साथ साथ डिटेल में अपन इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। हर टॉपिक में अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मैंने इन चीज़ों पे सब पे फोकस किया था और इन सभी में 3, 5 और जो 11 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को जो है मैंने आपको बताया और उस पर जो है अपन ने डिस्कस किया है। आप जो नोट्स बनाए मैंने पहली क्लास में बता रखा है कि नोट्स कैसे बनाने हैं और नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होता है। और अगर आप पहले से ही पढ़ते हैं और आप दोबारा इसको मतलब ब्रशअप कर रहे हैं या कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप जल्दी जल्दी यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का एक ऑप्शन आता है, उसमें बढ़ा के और जो भी चीज़ें आपको लगती कि ये नहीं है तो या ये ऐड कर लेना चाहिए, या कोई पॉइंट आपने बहुत बड़े में लिख रखा है उसको एक लाइन में और कंसाइज करके लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है उसको आप वहाँ से ऐड ऑन कर लें। और अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सफिशिएंट है, सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, सभी बेसिक से लेके प्री प्लस मेंस ये दोनों ही उसमें कवर हो जाता है, फैक्ट प्लस राइटिंग दोनों। तो सबसे अब अपन वैदिक पीरियड को चालू करेंगे। तो कल अपन ने देखा था वैदिक पीरियड को। सबसे पहले चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वैदिक पीरियड में अपन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद आर्यों का भारत में आना आना प्रारंभ हुए थे, वो लोग आना शुरू हो चुके थे। तो उन दोनों के बीच में अपन ने कोलैबोरेशन देखा था कि कितने कितने समय के बीच का उनमें गैप था और क्या क्या चीज़ें परिवर्तन में आई। आर्य आने के बाद ही वैदिक पीरियड चालू होता है, ये तो आर्यस पीरियड को भी वैदिक पीरियड बोल सकते हैं। और आर्यों ने ही बाद में ऋग्वेद की जो है बाद में जो है उसकी बहुत सारे जो है क्लॉज उसमें आर्यों ने लिखे हैं। तो अपन ने ये बात डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि आर्यों के आने का जो है भारत में कहाँ से आए थे, क्योंकि आर्य भी अलग अलग थ्योरी है। जैसे हड़प्पा के ख़त्म होने की अलग अलग थ्योरियाँ थी कि कौन कहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुई या कैसे ख़त्म हुई, उसकी अलग अलग थ्योरियाँ अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने दी है। वैसे ही आर्य सिविलाइजेशन या आर्य सभ्यता के लोग जब भारत में आए थे तो कहाँ से आए थे, उनके ओरिजिन के ऊपर भी बहुत अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज़ है। उन थ्योरीज़ को किसने दिया है, उनके साथ साथ उन थ्योरीज़ को अपन ने 5 प्रकार की थ्योरी अपन ने देखी थी, ठीक है ना। जो मैक्स मुलर जो थे, प्रोफेसर मैक्स मुलर, उन्होंने बोला था कि आर्य थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। इसके बारे में अपन ने देखा था कि कहाँ से क्या था। उसके बाद एक जो है विलियम जोन्स ने बताया था कि आर्य जो है वो यूरोप से आए थे
और उनके कहने का जो बेस था, जिस बेसिस पे वो बोल रहे थे कि भैया हम आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है ना, या आर्य यूरोप से आए थे, उनका जो बेस था वो था लैंग्वेज, कि वहाँ का जो स्क्रिप्ट थी, वहाँ का जो उस ज़माने का लिखने का तरीका था वो आर्यों के लिखने के तरीके से सेम पाया गया। तो उनको लगा कि ये वहाँ पे भी वैसी भाषा थी और यहाँ पे भी एक थी, इसका मतलब ये लोग वहीं से आए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक बाल गंगाधर तिलक ने एक थ्योरी दी थी कि आर्य जो लोग हैं वो पोल से आए हैं। पोल मतलब ऊपर ध्रुव, साइबेरिया के ऊपर, रशिया के ऊपर, ठीक है ना, वहाँ ठंडे एरिया से आए। और उन्होंने उसके बारे में जो है अपनी थ्योरी के ऊपर उन्होंने कुछ बातें भी कही। उसके बाद तिब्बत थ्योरी, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य जो लोग थे वो तिब्बत वगैरह कहाँ से आए थे। और फाइनल जो आखिरी में एक थ्योरी आती है एसी दास ने, कि इन्होंने बताया कि आर्य जो है वो सप्त सिंधु एरिया में ही रहते थे और वहीं से जो है उन्होंने आगे भारत की तरफ और डेवलप करना चालू किया। और सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ से कहाँ तक था, तो ऊपर कश्मीर से लेके नीचे राजस्थान, ठीक है ना, तक, और उधर अफगानिस्तान से लेके इधर अपना उत्तर प्रदेश तक का ये पूरा जो एरिया सप्त सिंधु प्रदेश में ही आता है। वो पूरा एक्सटेंशन वगैरह अपन ने इन सभी स्लाइड्स में देखा था उनका। अगर आपने ये कल वाली स्लाइड, इसके पहले वाला जो वीडियो है वो देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल में चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएगी। तो ये 5 थ्योरी थी आर्यों के आगमन पे। आर्यों का जो इन्वेजन हुआ था भारत में, तो अलग अलग लोगों ने उनके बारे में बताया कि भैया कैसे वो आए और क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है ना। तो अब वो लोग आने पे ही 5 थ्योरियाँ आ गई कि भैया वो कहाँ से आए थे। अब कोई वो आ गए तो आने के बाद उन्होंने क्या किया, तो उसके बारे में फिर अपन ने अगली स्लाइड में देखा था कि एडवेंट ऑफ आर्यन एंड अर्ली वैदिक पीरियड, उन्होंने यहाँ पर आकर क्या क्या किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो आए, भारत में आए, तो सबसे पहले उनको लड़ाइयाँ करनी पड़ी होगी, युद्ध करने होंगे। किन लोगों से, क्योंकि वो आर्य जो थे वो छोटे छोटे कुनबों में आए थे। कुनबे मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में आए थे। तो पहली लड़ाई तो उन्होंने आपस में ही वो लड़ के सर्वाइव कर रहे होंगे। और दूसरी लड़ाई वो लोग जब भारत में आए होंगे तो भारत में जो यहाँ के जो नेटिव लोग थे, कौन लोग थे, दास और दासियूज, इनके बारे में अपन ने देखा था कल क्लास में। इन लोगों से भी उनकी लड़ाई हुई, ठीक है ना, ज़मीन को लेके कि हम लोग यहाँ रहेंगे। सारी लड़ाइयाँ क्या, नदी, पानी, इन्हीं सब, एग्रीकल्चर, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हुई, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है जानवर वगैरह, काऊ वगैरह, इनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। तो वो सब चीज़ें आज अपन देखेंगे। तो वो लोग आए, उस लड़ाइयाँ वगैरह हुई, भारत में युद्ध वगैरह हुए। उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से जो है चीज़ों को संभालना और समझना चालू किया। तो अपन ने इसके में ये देखा था कि वो सबसे पहले जो आर्य लोग आए थे वो जब इस तरफ बढ़े भारत की तरफ, तो सबसे पहले वो ईरान पहुँचे, ठीक है ना। और 2000 BC में वो ईरान पहुँचे थे और 1500 BC आते आते थे तक वो भारत पहुँचे थे, ठीक है ना। तो पहले ये नहीं होता था कि भाई भारत जाना है तो भारत पहुँच जाए, ठीक है। पहले कोई ऐसा साधन नहीं था और पहले भारत को कोई भारत के नाम से भी नहीं जानता था, इंडिया को, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि लोग बस चले जा रहे हैं, जहाँ पे व्यवस्था मिली, जहाँ पे पानी मिल गया, जहाँ पे खाना मिल गया, भोजन मिल गया, वहीं रुक गए। और वहीं एक पीढ़ी निकाल दी, 2 पीढ़ी निकाल दी, 3 पीढ़ियाँ निकाल दी, 100 150 साल तक वहीं पर ही सभ्यता जो है एक जगह लोग इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ पे खाना वगैरह कम हो गया, पानी, नदियाँ सूखने लग गई, तो फिर आगे बढ़े थोड़ा सा। तो 2000 से 1500 साल, 1500 BC तक, मतलब 500 साल का जो गैप है, भारत तक आने में उनको 500 साल हो गए। कितनी पीढ़ियाँ उनकी यहाँ भारत में आने में ही ज़ाया होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। और इसके बाद जो है अपन ने कुछ चीज़ें देखी थी कि आर्यनों ने यहाँ पे भारत में आके किस प्रकार से प्रैक्टिस चालू करी और क्या था। उसके बाद अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखी थी, आर्य वगैरह किस चीज़ को क्या बोलते थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि भारत आर्य लोग भारत में आ तो गए, परंतु यहाँ पर रहे कहाँ पर, उनकी व्यवस्था, वो लोग सेटल्ड कहाँ पर हुए। तो अपन ने सेटलमेंट के हिसाब से देखा था, ठीक है ना। तो जो इंडस वैली है, जो इंडस नदी है, सिंधु नदी के आसपास, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, ट्रिब्यूटरीज बोले तो सहायक नदियाँ, 5 सहायक नदियाँ अपन ने देखी थी। झेलम हो गई, ब्यास हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, ठीक है ना। और एक सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है। और उधर अफगानिस्तान में काबुल नदी हो गई। इन नदियों के आसपास ये सभ्यता या आर्य लोग आकर रहे, ठीक है ना। ये अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड के लोग थे जो वहाँ पर आकर नदियों के किनारे सेटल हुए, ठीक है। तो अपन ने फिर ये देखा। उसके बाद जो है अपन ने
ऋग्वेद के बारे में, ठीक है ना। ये तो आर्यन के बारे में हो गया कि कहाँ से आए थे, भारत में आके उन्होंने क्या क्या प्रथाएं चालू करी और वो यहाँ पर सेटल कहाँ पर हुए, ठीक है। फिर अब जो पीरियड आता है, अब वो आता है ऋग्वेद का, लिखने वाला एक समय चालू हो गया था, ठीक है ना, जहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट, कुछ ऐसे अपने को दस्तावेज मिले हैं जहाँ पे जो उस समय की अपने को जानकारी देते हैं कि वहाँ पर उस समय क्या क्या चल रहा था, ठीक है। तो एक सबसे पुरानी जो किताब, ठीक है ना, जिसको हिंदुइज्म की या हिंदू धर्म की सबसे पुरानी और पवित्र किताब कहा जाता है, उसको ऋग्वेद कहा जाता है। वेदों में से जो सबसे पुराना और सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में अपन ने देखा कि ऋग्वेद में कितने 10,000 समथिंग श्लोक होते थे, ठीक है। और ऋग्वेद जो थी वो 10 चैप्टर है ना, जिनको मंडल कहा जाता था, उन मंडलों से मिलकर एक बड़ी, एक मोटा, इतनी मोटी किताब बनी होगी, ठीक है ना। और एक एक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो अपन ने देखी थी। तो ये जो ऋग्वेद है ना, बेसिकली ऋग्वेद एक लिटरेचर है, ठीक है ना। तो जो वैदिक पीरियड जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैंने जब आपको शुरुआत में मैंने बाइफर्केशन किया था हर चीज़ का, कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैंने पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, इन सबको अलग अलग करके पढ़ाया था। तो वेद खुद ही लिटरेचर है, ठीक है। उसमें दूसरी चीज़ें जब लिखना पढ़ना आ गया हो, तो उस समय जाहिर सी बात है वहाँ की सभ्यता थोड़ी और अच्छी हुई होगी, वहाँ पे जो है अच्छा डेवलपमेंट हुआ होगा, वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हुआ होगा, वहाँ पे व्यापार वगैरह बढ़ा होगा। हालांकि क्या हुआ नहीं हुआ वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखेंगे, पर लोगों को लिखना पढ़ना आ गया था। वेद का मतलब ही होता है कि वेद पुराण, ठीक है, लिखी हुई कुछ स्क्रिप्ट। तो बेसिकली जो भी चीज़ें हैं ना, इसमें स्क्रिप्ट में लिखी हुई, लिटरेचर से रिलेटेड है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो इसमें लिटरेचर के बारे में, तो फिर ऋग्वेद के बारे में अपन ने देखा कि ऋग्वेद में कितने कितने क्या थे, और ऋग्वेद जो है कब से बनाना या लिखना चालू हुआ था और सबसे पुराना, है ना। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ऋग्वेद तुरंत नहीं लिखा गया कि बोले आज ये किताब, कोई पहले कोई प्रिंटिंग मशीनें तो होती नहीं थी। ऋग्वेद में अकेले में ही 10 चैप्टर है या 10 किताबें हैं, वो 10 किताबें मिलकर एक ऋग्वेद बनता है। तो ये जो ऋग्वेद जो पूरा फाइनल शुरू से लेकर अंत तक लिखा गया है ना, ये कई 100 सदियों तक, कई दशों सदियों तक लिखा गया है ना, कई सालों तक, हम मतलब कई 200, 300, 400, 500, 700 सालों तक जो है इसको लिखा गया। तब जाके जो एक इतना मोटा पोथा तैयार हुआ, उस पोथे को जो है ऋग्वेद कहा गया। उसमें 10 चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया, और एक एक चैप्टर जो है किस चीज़ पे फोकस करता है उसको देखेंगे। ये सारी चीज़ लिटरेचर। तो ऋग्वेद में कुछ 10,600 कुछ वर्ष होती थी, और 1028 जो है हम्स का मतलब होता है भजन, भजन वगैरह, ये सब चीज़ें अपन ने देखी थी। फिर अपन ने, मैंने आपको बताया कि उसमें 10 मंडल होते थे, मंडल मतलब चैप्टर ऋग्वेद के अंदर, और कौन से चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, फोकस किस पे था, ठीक है ना। तो वो मंडल 1 जो था वो बेसिकली भगवान इंद्र भगवान सबसे इम्पोर्टेंट थे उस ज़माने में, ठीक है ना। तो इंद्र के ऊपर था। मंडल 2 से 7 जो है वो फैमिलीज़, है ना, पारिवारिक स्थिति पर डिटेल बताता था। मंडल 8 जो है वो भगवानों को था कि अलग अलग भगवानों के ऊपर बताया गया था कि ये भगवान है, उनका ये काम है, और इसको कान्मा वंश ने जो है अपने लिखा था। फिर मंडल 9 में जो है सोम के ऊपर डेडिकेटेड कुछ भजन लिखे गए थे सोम भगवान पे। मंडल 10 में जो है नाड़ी स्तुति सूक्त के बारे में जानकारी दी गई, और इसमें जो शादी और मृत्यु के समय जो रिचुअल्स होते थे, जो गीत गाए जाते होंगे, जो भजन गाए जाते होंगे, या कैसे शादियाँ होती होगी, ठीक है ना। अभी भी जैसे होती है ना, वो पंडित जी फेरे वगैरह दिलवाते हैं, 7 फेरे करवाते हैं, अग्नि के आसपास घुमाते हैं। उस ज़माने में भी कोई ऐसी प्रथा रही होगी। तो और उस समय पंडित जी मंत्र वंत्र भी बोलते हैं अभी आज भी अपने, तो उस ज़माने में बोलते होंगे कुछ ना कुछ। तो शादी और डेथ के समय जो जो भी रिचुअल्स होते थे उसकी पूरी डिटेल जो है आपको मंडल 10 में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी कि अलग अलग मंडल। फिर उसके बाद अपन ने पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे देखा था कि भैया ऋग्वेद के समय पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली की जो होता है ना, वो पॉलिटिक्स मतलब वहाँ पे एक जो अपन हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ी थी उसमें कोई राजा वगैरह नहीं था, ठीक है ना, कोई राजा वगैरह की डिटेल में कोई जानकारी नहीं, मतलब ऋग्वेद के समय तक राजा आ चुका था, ठीक है ना। और जो बेसिक, इसको अपन ने कल भी देखा था एक बार, और मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जनरली जो होती थी वो राजा, एक पद होता था, और राजा जो है मतलब इंद्र के समान उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसमें जो दया है वो मित्र देवता के समान होनी चाहिए, और उसका जो वर्चस्व है वो वरुण के समान होना चाहिए। मतलब इस प्रकार के राजाओं की गुणगान किया गया है ना। होते मनुष्य थे लोग, परंतु ऐसा बोला गया कि राजा में ये गुण होने चाहिए कि वो इंद्र के समान वैल्यूबल हो, इसके समान दया, उसमें इतनी बहुत ज़्यादा दयालु हो, वो वर्चुअल भी हो, ठीक है ना। उसके बाद जो है वहाँ पे उस कुछ समय बाद वहाँ पे कुछ ट्राइब जो असेंबलीज होती थी, जिसको सभा या समिति बोलते थे, ये सब भी वहाँ पर बनी, और उनको कैसा कैसा ये सारा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आता है।
उसको फिर कैसे कैसे क्या रहा, जो जो परिवार होता था, ठीक है ना, जो जो आप बताएं कि जो पूरी जो जनजाति थी, उस जनजाति को जना कहा जाता था, JANA, ठीक है ना, ये अपन ने देखा था, जना कहा जाता था पूरी जनजाति को, ठीक है ना। और जना का जो प्रमुख होता था, जनजाति का जो प्रमुख होता था, उसको राजन बोला जाता था, ठीक है ना। एक और पद होता था गोपति, जो गायों की रक्षा करता था। राजा की पत्नी का नाम था महिषी, ठीक है ना। और उसके बाद और राजा का प्रमुख कार्य क्या था कि जनता को और उनके जानवरों को जो है बाकी दूसरे ट्राइब्स के लोगों से बचाना। सबसे इम्पोर्टेंट जानवर जो ऋग्वेद में होता है, इम्पोर्टेंट बताया गया है, वो है काऊ, गाय, ठीक है ना। गाय की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और गायों के लिए ही लड़ाइयाँ हुई है, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, क्योंकि गायों और गाय जो थी वो पवित्र थी, उसका स्लाटर वगैरह भी जो है उन्होंने मना कर रखा था और वो भी नहीं होते थे। बाकी सारी चीज़ें आपको देखिए, ये लिखा भी है कि 4 प्रकार के युद्ध हुए हैं, ठीक है, इनके नाम भी लिखे गए और सब किसके चक्कर में हुए, गायों के चक्कर में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। इसके बाद अपन आगे आएंगे पॉलिटिकल सिस्टम में ही अपन ने फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहाँ पे देखा कि भैया वहाँ पे जो है एक राजा तो था ही, राजा के नीचे एक पुरोहित होता था, वो सारे हवन वगैरह एक वगैरह करवाता होगा। सेनानी, सेना का प्रमुख, वज्रपति, एक कलेक्टर मतलब वहाँ का जो एरिया इंचार्ज होता था। ग्रामीणी, जो गांव का सरपंच जिसको बोल सकते हैं, उसको ग्रामीणी बोलते थे। फिर असेंबलीज होती थी, वहाँ पे कुछ सभाएं बनी थी छोटी छोटी गांव स्तर पे। एक होती थी सभा जिसमें जो समाज के कुछ योग्य या उच्च वर्ग के लोग ही उसमें आते थे सभा में। एक समिति होती थी जिसका जो हेड होता था वो राजा होता था। एक विधाता होती थी, ठीक है ना, ये विधाता छोटी छोटी कमेटियाँ होती थी जो अलग अलग काम देखती थी। एक गणा होती थी, ये जो है जो घूमने वाले लोग हैं, जातियाँ हैं, उनके ऊपर एक कमेटी बनी थी उनकी। फिर अपन ने देखा कि जो आर्य लोग हैं, सॉरी, जो ऋग्वेदिक के समय जो लोग बाहर से आए थे आर्यंस, उन्होंने यहाँ पर कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। तो बेसिकली 2 प्रकार की लड़ाइयाँ थी। एक तो वो खुद ही इतने सारे ग्रुप आए थे अलग अलग जगहों से, तो वो आपस में खुद ही लड़े, ठीक है ना, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। और जब वो भारत में आए तो भारत में जो लोकल यहाँ के जो लोग थे, तो उन लोगों से भी उनकी लड़ाई हुई, ठीक है ना। उनके बारे में अपन ने देखा। वो 2 जो प्रमुख लड़ाइयाँ हैं, जो 2 जो इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ हैं, उनके बारे में अपन ने देखा। और जो दूसरी लड़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं दशाराजन की लड़ाई। और दशाराजन का जो द बैटल ऑफ दशाराजन या बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से जाना जाता है। और वो किस किस के बीच में लड़ी गई और कहाँ लड़ी गई, उसका परिणाम क्या था, उसके क्या आउटपुट आए और वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन ने इसमें देखी थी, ठीक है ना। अब बैटल्स हो गई, बैटल्स के बाद वहाँ अपन ने वहाँ के सोशल, ये 11 नंबर में बड़ा आसानी से आ सकता है। पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करो भैया ऋग्वेदिक काल का, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया सोशल जो है वहाँ के सिस्टम को डिस्कस करो ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक पीरियड का, ठीक है, आर्यन सभ्यता का, जो भी किसी भी नाम से जो है, ये 11 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है। और मैंने इसको इतने नंबरों में, किसी भी नंबर में आया ना, इतना आपके पास इतना कंटेंट है कि आपको ईजिली और अच्छा उसमें आप लिख पाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर मैंने आपको बताया था कि जो फैमिली होती थी, जो उस ज़माने का परिवार होता था, वो परिवार को क्या बोलते थे, उस परिवार को कुल बोला जाता था, कुल, ठीक है ना, ये लिखा है कुल, ठीक है। तो बहुत सारे कुल मिलकर, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, बहुत सारे कुल, K1 ये कुल है ना, कुला या कुल, K2, K3, बहुत सारे कुल मिलकर जो है ना एक विश बनाते थे, ठीक है ना। बहुत सारी फैमिलियाँ मिलकर एक, यूँ समझ लीजिए, एक मोहल्ला बनाती हो, ठीक है ना, या एक समाज बनाती हो। और बहुत सारे ऐसे विश मिलकर जो है क्या बनाते थे, एक जन बनाते थे, जना, जो अपन ने पढ़ा था, एक जनजाति बनाते थे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था वहाँ की फैमिली का। और ये वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी, पुरुषों का वर्चस्व था, ठीक है ना, परंतु महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब नहीं थी। महिलाएं पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, असेंबली को अटेंड कर सकती थी। और कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं जिनका जिक्र भी मिलता है वो है अपाला, लपोमुद्रा, विश्वारा और घोषा। ये 4-5 महिलाएं, इनके बारे में आपको पढ़ने को भी मिलेगा। और इतनी अच्छी सोशल लाइफ वहाँ पर चल रही थी, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे कोई सती प्रथा नहीं होती थी, ना तो वहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज होती थी, वहाँ पे कोई ऐसे फर्जी रिचुअल्स नहीं होते थे, ठीक है ना। हाँ, हालांकि रीमैरिज की प्रथा थी, दोबारा शादी की प्रथा होती थी वहाँ पर। और एक लेवरेट करके भी, लेवरेट का मतलब होता है अगर हस्बैंड की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनका जो छोटा भाई होता है उसी से जो है, जो डिसीज है उसकी वाइफ की,
मैरिज करवाते थे। उसके बाद जो है अपन ने वहाँ पे कास्टिज़म को देखा था, ठीक है ना। और जनरली ये बोला गया कि वहाँ का जो कास्ट सिस्टम था वो ऐसा था कि वो ऑक्यूपेशन बेस्ड नहीं था, ठीक है। जो आदमी जो चाहे वो कर सकता था। एक जगह पर लिखा भी है कि मैं एक जो है पोएट हूँ और मेरी मदर जो है वो गेहूँ वगैरह का काम करती है और मेरे पिताजी जो है वो फिजिशियन है। तो ये अपन ने चीज़ें इसको डिस्कस किया था कि कैसे कैसे होता है। तो जो भी ये ऋग्वेद में जो सोशल सिस्टम है उसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है और 11 नंबर के लिए सफिशिएंट है, 5 नंबर में तो है ही है और सभी चीज़ें इसमें डिस्कस है। स्टैटिक के लिए भी ये सारी चीज़ें कंप्लीट है इसमें। अगर आप इसमें जाएंगे तो प्री के लिए भी जो स्टैटिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी गई है। तो ऋग्वेद वर्षन, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने ऋग्वेद के कुछ और पॉइंट देखे कि वहाँ पे जो थी महिलाओं को और जो जो दास और दस्युस लोग होते थे, जो भारत के इंडिजीनियस लोग थे, जब आर्यन भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के जो लोकल लोगों को इतना मारा, दौड़ा के मारा होगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास घोड़े थे, ठीक है ना। तो इन लोगों के पास घोड़े नहीं थे, वो लोग जीत गए और जीतने के बाद जो है उन्होंने इनको गुलाम बना लिया। तो जनरली जो लोग होते थे वो महिलाओं और गुलामों को मतलब उनका व्यापार चलता था और जब पुजारी होते थे उनको दान दक्षिणा में भी महिलाएं और नौकर वगैरह दान में दे दिए जाते थे। तो इन सब चीज़ों की जो है, हालांकि ये सब जो चीज़ हुई है महिलाओं की जो स्थिति गिरती गई है, ये एट द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन हुआ है। धीरे धीरे जब ऋग्वेद खत्म होने वाला था 10th चैप्टर तक आते आते वहाँ पे ये स्थिति बनी थी कि वहाँ पे जो सोशल इनइक्वलिटीज़ समाज में आ गई थी, ठीक है ना, और ये वाली स्थिति बनी थी, ठीक है। तो अपन ने पूरी चीज़ें डिस्कस कर ली कि सोशल लाइफ शुरुआत से अंत तक कैसी थी। फिर वहाँ के कपड़े में 3 प्रकार के कपड़े होते थे। एक तो नेवी जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, फिर परिधान जो अपन शर्ट और पैंट या उस ज़माने में जो भी पहनते होंगे धोती वोती वो होते थे। उसके ऊपर मेटल जो अपन मफलर या स्कार्फ लपेटते हैं, ठीक है, गमछा लगाते हैं, वो होता है। तो 3 प्रकार की चीज़ें होती है। तो उनके वो लोग भी ऐसे ही कपड़े पहना करते थे। क्लॉथिंग्स में आएगा। खाने में क्या क्या था, तो वीट लेते थे, बार्ले लेते थे, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थे गाय का मिल्क और उसके प्रोडक्ट। तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्यों के लिए भोजन होता था और उसी के लिए और गायों के लिए ही पूरी लड़ाई हुई और सब चीज़ें गायों का ही गेम है पूरा, ठीक है ना। तो ये उसके बाद अपन ने फूड के बारे में देखा। फिर अपन ने वहाँ का कास्टिसिज्म के बारे में देखा कि भैया कास्ट कैसा था। तो कास्ट का मैंने आपको बता दिया। फिर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, तो ओरली एजुकेशन सिस्टम था और वहाँ पर जो है बच्चे ये सब चीज़ें ओरली सब चीज़ें सीखते थे। अब उसके बाद अपन देखते हैं ऋग्वेदिक इकोनॉमी। यहाँ से अपन ने को आगे देखना था। तो ऋग्वेदिक इकोनॉमी कैसे क्या होती है, तो बेसिकली अपन क्या पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करते हुए ऋग्वेद को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऋग्वेदिक इकोनॉमी पे आ गए। सोशल लाइफ अपन ने देख ली कि वहाँ के लोग वो कैसे थे, अब वो करते क्या थे, काम क्या करते थे, उसके ऊपर अपन जाते हैं, ठीक है। लोग रहते थे, ऐसे रहते थे, परिवार में रहते थे, वर्ण सिस्टम था, ये था वो था, ये सब चीज़ें अपन ने देख ली। अब उसके बाद वो काम क्या करते थे, खाने पीने के लिए क्या उपाय था, ठीक है ना, व्यापार रोजगार क्या क्या होते थे, तो उसके बारे में वो सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यापार होता था, सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन समझ लें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो जानवर होता था, सबसे उपयोगी जो वस्तु होती थी वो थी काऊ, गाय। और सारी चीज़ें उसी के आसपास घूमती हुई आपको ऋग्वेद में दिखेगी। 1 मिनट, ठीक है। तो देखेंगे The cow is very important in the Rigved. The term of for the war Rigveda is Gavistri, means search of cow. जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, ठीक है ना, और लड़ाइयों को वहाँ पर गेविस्थी बोला जाता था, गविस्थी। और इस गविस्थी का मतलब ही होता था कि गायों की खोज करो, और गायों की खोज में ही सारी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है ना। तो वहाँ जितने भी युद्ध हुए वो गायों के चक्कर में हुए। ए मैन हु ऑन्ड मैनी काउस, एक व्यक्ति जिसके पास अगर बहुत सारी गाय होती थी तो उसे गोमत कहा जाता था, ठीक है ना। मतलब बड़ा जागीरदार होगा, उसके पास बहुत सारी गाय होती होगी, तो जो जागीरदार जिसके पास बहुत सारी गाय होती थी तो उसे बोला जाता था गोमत, ठीक है ना। तो और जो गोमत होते थे और जितने भी जो पृष्ठ थे उनको जितना भी डोनेशन होता था या जितना भी चढ़ावा चढ़ता था पुजारियों को, हवन वगैरह या जितने भी रिचुअल्स है उसको पूरा करने के लिए, वो किसके टर्म में दिया जाता था, या तो गाय दी जाएगी या फिर महिला स्लेव उनको दी जाती थी भेंट के तौर पे, ठीक है ना। परंतु कभी भी लैंड वगैरह नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होता था। और ट्रेड और कॉमर्स, वहाँ का जो व्यापार था वो एक ग्रुप मैनेज करता था और जिसको कहा जाता था पानी, ठीक है ना, पानी कहा जाता था उस ग्रुप को, और वही जो है वहाँ का ट्रेड और व्यापार मेंटेन करता था। उसके बाद अपन देखेंगे गोल्ड कॉइन कॉल्ड निक्षा,
ठीक है ना, जो गोल्ड कॉइन, जो गोल्ड था, सोना, वो वहाँ पे करेंसी के तौर पे यूज़ होता था, पर हेवी तौर पे, है ना। बड़े बड़े जो सौदे होते होंगे उनके एवज में सोना का लेन देन होता था, ठीक है ना। तो मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम था, परंतु जो बड़े बड़े सौदे होते थे, करोड़ों अरबों रुपए के होते होंगे, तो उस ज़माने में जो भी होता होगा बड़ा सौदा, उसको सोने के में किया जाता था, ठीक है, सामान के बदले सोना, बड़े सौदे, ठीक है ना। यूनिट ऑफ करेंसी वर यूज इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द लार्ज ट्रांजेक्शन, बड़े ट्रांजेक्शन में। मोस्टली ट्रेड वार कंक्लूडेड ऑन द बार्टर सिस्टम, मैक्सिमम जो है वो बार्टर सिस्टम पे होता था, या फिर गायों की वैल्यू पे होता था, ठीक है ना। कुछ सामान के बदले गाय ले ली या गाय दे दी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से गाय और बार्टर सिस्टम पे सारा काम होता था। द ऋग्वेद मेंशन आर्टिसन सच एज, और ऋग्वेद में क्या है, कुछ जो है उनका प्रोफेशन से रिलेटेड भी बात की गई है, जैसे कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड बात की गई है, प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे एक कारपेंटर की बात की गई है। चेरियट का मतलब होता है रथ बनाने वाला, वही कारपेंटर ही होता है, पर ये रथ बनाने वाले थोड़े और स्पेसिफिक हो गए कि एक पोर्टर की बात की गई है, एक लेदर वर्कर, चमड़ा वाले की बात की गई है, ठीक है ना। और ये सब सारी बातें ऋग्वेद में की गई है। और जो चेरियट रेसिंग होती थी, रथों की दौड़ होती थी, ठीक है ना। और जो डाइस गैम्बलिंग होती थी, है ना, जो मामा शकुनी वगैरह आपने देखा होगा, डाइस से जो जुआ खेलते हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर था उस ज़माने में। हाउएवर इट सीम्स दैट दे डिडंट यूज़ आयरन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और उनके पास आर्यन शुरुआती ऋग्वैदिक काल में जब 1700 BC में, ठीक है ना, 1700 वाले जो पीरियड था ईसा से BC में, उन लोगों को आयरन के बारे में, लोहे के बारे में पता नहीं था। पर एट लेटर स्टेज इन द ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वेद के अंत तक आते आते, ठीक है ना, ऋग्वेद पीरियड जब अंत हुआ 1000 BC तक, अगर अपन माने तो 1000 BC तक आते आते उन लोगों को आयरन की ज्ञान हो चुका था। परंतु अपन ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, अर्ली पीरियड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय उनको आयरन का ज्ञान नहीं था, इतना आप याद रखें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है अपन ने देखेंगे इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होता था वो घोड़ों पे होता था, और मैंने आपको बताया भी इन लोगों को आइडिया था। तो बुलक कार्ट जो होती थी, हॉर्स ड्रॉन चेरियट्स, हॉर्स ड्रॉन मतलब जो घोड़े जो रथ खींचते थे, ठीक है ना, वर यूज, इनका प्रयोग किया जाता था, घोड़ा गाड़ी का, और इनका प्रयोग किया जाता था ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पे, जो आज भी करते हैं जनरली अपन लोग, ठीक है ना। देयर आर आल्सो रेफरेंस टू द सी एंड बोट्स, वहाँ पे समंदर और नावों के बोट्स के कुछ रेफरेंस भी मिले हैं। रिवर वर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, है ना, और जो नदियाँ थी उनको ट्रांसपोर्टेशन के रूप में प्रयोग किया जाता था। हो सकता है माल डाल देते होंगे नदी में, पैक वैक करके लकड़ी में बांध के, और दूसरे शहर में या दूसरे चौराहे पर जो है नदी के टर्न पे दूसरा आदमी उसको उठा लेता होगा। तो इस प्रकार से ये होता था ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऋग्वेदिक आर्यंस आफ्टर सेटलमेंट इन द नॉर्थ इंडिया स्टार्टेड एग्रीकल्चर। जनरली बोला जाता है कि आर्य जो लोग थे वो सेटल्ड एग्रीकल्चर करना नहीं जानते थे, परंतु जब वो भारत में आए और जब नॉर्थ इंडिया में सेटल होना चालू हुए तो धीरे धीरे यहाँ का माहौल ही ऐसा था कि एग्रीकल्चर, क्योंकि वो लोग, अगर आप मान लो कि वो पोल्स से आए थे, तो पोल्स में वहाँ इतनी ठंड पड़ती है, -30-40 डिग्री, वहाँ पे कोई फसल वगैरह उग नहीं सकती इतनी ठंड में, ठीक है ना। जो अपने यहाँ गेहूँ जो उगता है, जो सबसे ठंडी अपने यहाँ जो फसल होती है, वही लगभग 10 डिग्री प्लस में 10 डिग्री या 8 डिग्री तक चलती है। तो माइनस में 30-40 डिग्री तक जो है इतनी ठंड में कोई फसल उगती नहीं थी। तो वो जब यहाँ आए तो उनको लगा कि यार तो यहाँ तो हरियाली हरियाली और यहाँ तो फसल कुछ भी उगा सकते हैं। तो भारत में आने के बाद वो लोग सेटल हुए, और सेटल होने के बाद उन्होंने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में वो सेटल हुए, ठीक है ना। और उन्होंने खेतों को जोतना चालू किया ऑक्स के यूज़ करके, और जो जुता हुआ खेत था उसको उर्वरा के नाम से या क्षेत्रा के नाम से जाना गया, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे जो प्रमुख फसलें होती थी वो थी बार्ले, जौ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वीट गेहूँ, कॉटन, कपास, ऑयल सीड्स जो तेल के जो बीज होते हैं, और आल्सो ग्रोन, ठीक है ना, सोयाबीन वगैरह, तिल्ली, तिलहन वगैरह, ये सब सारे इसमें आते हैं। काऊ और वर्शिप्ड, जो गाय थी वो पूजी जाती थी, और वही सबसे ज़्यादा जो है पूजनीय होती थी, और जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें उतना ही उसका सिंबल होता था धनी होने का, ठीक है। मेरे पास 10 गाय हैं, उसके पास 20 गाय हैं, तो वो ज़्यादा धनी है, मैं कम धनी हूँ। इस प्रकार से ये सब चीज़ें होती थी। एंड द प्रॉस्पेरिटी, है ना, गायों से ही प्रॉस्पेरिटी की जाती थी। बोले यार इसके पास तो 20 गाय हैं, ये तो कितना खुश आदमी है, इसके पास तो इतना पैसा है,
ठीक है ना। समटाइम्स काउज और द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कभी कभी काऊ को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी किया जाता था। द वेल्थ ऑफ द पीपल वाज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर कैटल, जो लोगों की जो धन है, वेल्थ है, जो संपत्ति है, उसको उनके पास कितने मवेशी हैं, कैटल से उनकी संख्या पर डिपेंड किया जाता था कि गाय कितनी है, भेड़ कितनी है, बकरियां कितनी है, भैंस कितनी है, बैल कितने हैं, इस प्रकार से। द काउ सीम्स टू बी देयर मोस्ट वैल्यूएबल पोजीशन एंड द वार वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउ। वो सारी लड़ाइयाँ जितनी भी हुई है वो गायों के चक्कर में हुई है, ठीक है ना। गाय मतलब काउ के चक्कर में। अदर एनिमल्स, इसके अलावा भी कुछ एनिमल जैसे हॉर्स हो गए, डॉग हो गए, गोट्स हो गई, शिप्स हो गई, बफेलो हो गई, है ना। घोड़ा, डॉग यानी कुत्ता, गोट यानी बकरी, शिप्स और भेड़, बफेलो यानी भैंस, और फिर डंकी। डंकी का मतलब तो आपको पता ही है, वर आल्सो डोमिनेटेड। गाय के अलावा ये सारे जानवर, घोड़े से लेके गधे तक, सब इम्पोर्टेंट थे। मतलब जानवरों की, एनिमल्स की अच्छी वैल्यू थी वहाँ पे। तो ये हुआ। इसके बाद अपन देखेंगे क्राफ्ट। वहाँ पे जितने क्राफ्ट है ना, जो बर्तन, जो कलाएं मिली है वहाँ पे, उसके बारे में देख लेते हैं। वेयरिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। उस वहाँ पे क्या था कि अलग अलग प्रकार के जो क्राफ्ट थे, जो कारपेंट्री जो थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन होता था। कारपेंट्री, जो रथ बनाते थे या जो गाड़ियाँ बनाते थे, उनकी बहुत वैल्यू थी। तो कारपेंटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन था। कारपेंटर जो थे वो रथ बनाते थे और हल बनाते थे। वर्कर इन मेटल्स मेड ऑफ द वैरायटी ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है ना। और जो कुछ लोग जो है मेटल्स जो होती, धातुएं जो थी, उसके बर्तन बनाते होंगे, उसकी कुछ अलग अलग चीज़ें बनाते होंगे, वही लिखा हुआ है। और उन मेटलों में वो कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन का प्रयोग करते थे। ये आयरन बाद में आया है ना, शुरुआती दौर में नहीं। पर हाँ, वहाँ हम लोगों को पता तो चल गया होगा कि आयरन है, परंतु उसको एक्सट्रैक्ट करना इनको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आयरन का एक्सट्रैक्शन थोड़ा टफ है, ठीक है ना। आयरन को आप अगर आपने पढ़ी होगी मेटलर्जी कभी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें आयरन का एक्सट्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें होती है। तो उसमें आपने पढ़ी होगी 10th में, जो भट्टी वगैरह लगा के आयरन निकालते हैं। तो उस ज़माने में हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी शुरुआती दौर में, ऋग्वैदिक काल में या अर्ली वैदिक पीरियड में, आफ्टर हड़प्पा, उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं हुई होगी। धीरे धीरे ऋग्वैदिक के समय ही, जब ऋग्वेद लिखा गया कई 100 सालों तक, उस दौरान जो है हो सकता है कि इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई हो और उन्होंने थोड़ा थोड़ा आयरन बनाना सीख लिया हो। स्पिनिंग वाज अनदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। कॉटन एंड वूलन फैब्रिक्स वर मेड, ठीक है ना। गोल्ड स्मिथ वर एक्टिव इन मेकिंग ऑर्नामेंट। द पोटर्स वर मेड इन वेरियस काइंड ऑफ वेसल्स इन डोमेस्टिक यूज। ये बात आपको समझ में आ गई। ज्वेलर्स थे, वो ज्वेलरीज बनाते थे। कुछ लोग जो है वो कपड़े, वूलन्स का काम करते थे, और कुछ लोग जो है वो घर के सामान की ज़रूरी चीज़ें बनाया करते थे, जो घर के लिए बर्तन यूज़ होते हैं, वेसल्स इन द डोमेस्टिक क्राफ्ट। तो ये सारी चीज़ें क्राफ्ट में आती है। वहाँ पे इस प्रकार का क्राफ्ट सिस्टम मिलता है। 11 नंबर का अपन ने पढ़ा, ठीक है। सोशल लाइफ के बाद अपन ने पूरा पढ़ लिया था 11 नंबर के। उसके बाद जो है अपन ने ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक लाइफ या इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में अपन ने देखा। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि ऋग्वैदिक सिस्टम रिलीजियस सिस्टम, है ना। रिलीजियस सिस्टम मतलब धार्मिकता के बारे में। अब उस ज़माने का धर्म कैसा था, रिचुअल्स क्या क्या होते थे, ये सारी चीज़ें ही आएगी इसमें। टॉपिक बाय टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से भगवान इंपॉर्टेंट थे, वो क्या करते थे, ठीक है। कौन से भगवान क्यों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। अलग अलग भगवानों की इंपॉर्टेंस अलग अलग थी। तो सबसे पहले रिलीजियस सिस्टम में अपन बात करेंगे नेचर ऑफ वर्शिप, ठीक है ना। किस प्रकार नेचर ऑफ वर्शिप मतलब पूजा कैसे की जाती थी। देयर वर नो टेम्पल, कोई भी टेम्पल वगैरह के साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं कि वहाँ पे मंदिर होते थे, नहीं। नो आइडल वर्शिप, कोई भी जो है किसी भी आइडल्स की पूजा नहीं की जाती थी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, शुरुआती दौर में, ठीक है ना। परंतु प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू द गॉड इन इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड। परंतु किसी न किसी को, भगवान को या किसी को भी उस ज़माने में जो बोलते होंगे, जो है प्रेयर करी जाती थी उससे, किस चीज़ के लिए, इस एक्सपेक्टेशन से कि हमें रिवार्ड मिलेगा, कि भगवान जो है हमें ये दे देंगे। अपन मांगते हैं ना, भगवान सिलेक्शन करवा दे, नौकरी लगवा दे, ये सारी चीज़ें। तो उस ज़माने में भी लोग इस प्रकार से मांगते होंगे, ये सारी बातें की गई है। और जब वो पूजा करते थे, रिचुअल्स करते थे, तो उसमें घी, ये सारे गाय के प्रोडक्ट है ना, गाय की जो मिल्क है उसके प्रोडक्ट है, इसलिए गाय बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। घी, मिल्क, ग्रेन वर गिवन एज ऑफरिंग। और उनको जब ऑफरिंग हो जाती थी या जो भी है
हवन वगैरह या ऑफरिंग हो जाती थी, प्रे वे हो जाती थी, तो ये जो है वो अपन आखिरी में प्रसाद जो बांटते हैं तो वो घी के रूप में, मिल्क के रूप में, या हो सकता है ग्रेन के रूप में भी बांटी जाती हो, या पंडित जी को जो है हवन के तौर पे दी जाती हो। एलोबरेट रिचुअल्स वर फॉलोड ड्यूरिंग द वर्शिप। एनिमल्स लाइक, कुछ एनिमल्स जैसे घोड़े, बफेलो, बुल्स, काउ आल्सो समटाइम्स सेक्रीफाइस, कभी कभी जो है इन जानवरों का भी सेक्रीफाइस किया जाता था, बलि वगैरह दी जाती होगी, ठीक है ना। जो भी ऑफरिंग दी जाती थी उसको बलि कहते थे, और वो अलग अलग प्रकार में दी जाती थी, ठीक है ना। द थ्योरीज ऑफ री इनकारनेशन और रीबर्थ वॉज नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड, ठीक है ना। री इनकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म, ठीक है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना कभी ईसा मसीह का दोबारा मरने के बाद जो है वो थोड़े समय बाद वो पुनर्जन्म हुआ था उनका, ठीक है ना। ऐसा बोला जाता है कि रावण जो है वो दोबारा पुनर्जन्म लेगा। जैसे इजिप्ट के जो लोग थे, ठीक है ना, वो जो अपने राजा थे, इम्पोर्टेंट जो जो राजा होते थे, उनको ममीज़ बना के उनके ऊपर जो केमिकल्स वगैरह लगा के उनको रख देते थे, ठीक है ना, पिरामिड्स में। उनको लगता था कि 3-4 हज़ार साल बाद इसी पिरामिड में जो है जान आएगी राजा के अंदर, और वो जो है तो उनका रीबर्थ, री इनकारनेशन होगा, ठीक है ना। पर इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप नहीं थी, है ना। तो द थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन और रीबर्थ, ठीक है ना, जैसे जैनियों में और बुद्धों में इस प्रकार की कल्चर है, जैसे अपन वो भी देखते हैं, ठीक है ना। कुछ स्पिरिचुअल्स जो ये आते हैं, सीरियल्स आते हैं, उनमें भी दिखाया जाता है, ठीक है ना, कि कृष्ण जो है वो राम का इनकारनेशन है, और ये राम जो है वो विष्णु का इनकारनेशन है, ठीक है ना। अवतार लेते हैं अलग अलग जन्म में, अलग अलग प्रकार से भगवान अलग अलग रूप में समाज का कल्याण करने के लिए। तो ये भी उसी प्रकार से है कुछ। पर ये थ्योरी जो थी इनकारनेशन की, अवतार लेने की, कि दोबारा जन्म होगा इनका, ये जो है कभी भी वहाँ पर नहीं चलती थी, ठीक है ना। बुद्ध वगैरह में भी ये सब चीज़ें हैं, जब मैं बुद्धिज़्म पढ़ूंगा आपको ये चीज़ें देखेंगे। द ऋग्वेदिक हेम्स हैज़ नो कंसिस्टेंट थ्योरी रिगार्डिंग लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है ना। और इनके जो भजन थे उनमें भी जो है कोई ऐसी थ्योरी नहीं मिली कि भैया दोबारा भगवान दोबारा पैदा होने के बारे में कोई ऐसे भजन लिखा हुआ हो, ठीक है ना। इसके बाद अपन देखेंगे कि ऋग्वेदिक आर्यन वर्शिप्ड द नेचुरल फोर्सेस। जो ऋग्वेदिक आर्यंस होते थे, जो शुरुआती अर्ली वैदिक समय के जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो कुछ नेचुरल फोर्सेस, जैसे अर्थ हो गया, ठीक है ना, अर्थ हो गया। पेन ले लेता हूँ 1 मिनट में, इसमें पेन बार बार लेना पड़ता है, ठीक है ना। जो ऋग्वेदिक लोग थे वो किसको पूजा करते थे, जो नेचुरल प्राकृतिक जो सोर्स होते थे, जो ताकतें होती थी, कौन सी, अर्थ, पृथ्वी, आग, हवा, पानी और तूफान, ठीक है ना, इनकी पूजा करते थे। और इन्हीं को उन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया था, ठीक है ना। वो इंद्र को किसी रूप में पूजते थे, ठीक है ना, वरुण को किसी और रूप में पूजते थे, मित्रा को किसी और रूप में पूजते थे, ऐसे अलग अलग भगवानों को, रुद्र को किसी और रूप में पूजते थे। तो इन्होंने जो है अलग अलग चीज़ों को पर्सोनिफाई करके, दे पर्सोनिफाई दिस नेचुरल फोर्सेज इनटू मेनी गॉड्स, है ना। अर्थ के लिए उन्होंने एक अलग भगवान का नाम रख दिया कि फायर जो है अग्निदेव, ठीक है ना, कि अग्निदेव है, ये अग्नि के देवता हैं, आग निकाल रही है, ये अग्नि है ये, ठीक है। तो उसको पूजते होंगे, उसको प्रणाम करते होंगे, इस प्रकार से ये सब चीज़ें चलती थी। हवा को वरुण नाम दे दिया होगा। द वर्शिप देम, है ना। इंद्र जो थे सबसे इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि नदियों में जो बाढ़ आती थी उनसे उनकी पूरी सभ्यता खत्म हो जाती थी, पूरा एरिया खत्म हो जाता था। तो उनको नदियों में जो बाढ़ आती थी, पानी आता था या सूखा पड़ता था, उससे सबसे ज़्यादा डर लगता था। तो आदमी जिससे डरता है ना उसी की पूजा करता है। ये आज की भी थ्योरी है, सभी की थ्योरी, उस ज़माने में भी ये चलती थी। तो इनको सबसे ज़्यादा, इसीलिए जो इंद्र थे उस ज़माने में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भगवान हो गए थे, क्योंकि उनको जो है थंडर का जो है देवता इन लोगों ने मान लिया था, कि तूफानों का, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइट। अदर कुछ और कौन से लोग थे, जो पृथ्वी थे वो अर्थ के देवता माने गए, अग्नि जो थी अग्निदेव वो आग के देवता माने गए, वरुण वर्षा के देवता माने गए, और वायु हवा का देवता माना गया, है ना। ये सब चीज़ों को इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया, पूजा करने लगे उसकी, कि भैया पानी मत गिराना, इंद्र भगवान पानी मत गिराना ज़्यादा, ठंडर मत दे देना, ठीक है ना, तूफान मत ले आना, ठीक है ना, हे वायु भगवान ज़्यादा हवा मत चला दियो, नहीं तो हम हवा में उड़ जाएंगे। इसी प्रकार से ये लोग करते होंगे कुछ रिचुअल। देयर वर नेदर टेम्पल, ना तो वहाँ कोई टेम्पल मिले हैं, ना कोई आइडियल वर्शिप मिली है। द डोमिनेंस मोड ऑफ वर्शिप ऑफ द गॉड वाज थ्रू प्रेयर एंड ऑफरिंग बोथ द कलेक्टिव रिचुअल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है ना। और उस समय में कुछ महिला भगवान भी हो गई थी, ठीक है ना, फीमेल गॉडेस जिसको बोल सकते हैं। उनके नाम थे एक तो उषा और अदिति।
इनका क्या काम था और ये किस चीज़ से रिलेटेड थी, इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैंने लिख दी है ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो और एक फ्लो बन जाए कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। इसलिए कुछ चीज़ें मैंने ऐसी भी लिखी है जो इम्पोर्टेंट है और उसको अपने को कंटिन्यूशन के लिए ज़रूरी है। तो ये ऋग्वेदिक रिलीजन्स की बात चल रही है अपने। अब कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स, ठीक है ना। भगवान तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। उस ज़माने में जो इम्पोर्टेंट भगवान थे, ठीक है, भगवान तो एक ही है पर नाम बदलता है, समय बदल गया तो नाम बदल गया। आज से 5000 साल बाद हो सकता है इंटरनेट को भगवान नाम घोषित कर दे, ठीक है ना। तो इंद्रा जो है, एक इंद्र मतलब इंद्र जो है वो सबसे बड़ा गॉड माना गया आर्यंस का, कंसिडर एज ए रेन गॉड, और उनको बारिश का या ठंडर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं तूफानों का देवता है वो, ठीक है, कुछ भी ख़त्म कर सकता है वो, ठीक है ना। एंड आसो, और इसे जो है पुरंदर के नाम से कहा गया ऋग्वेद में कि वो पुरंदर है, ठीक है ना। ऋग्वेद में उसे पुरंदर कहा गया, जिसको फोर्ट किलों को तोड़ने वाला कहा गया। और इंद्र के ऊपर 250 भजन, है ना, 250 भजन जो है वो इंद्र के ऊपर लिखे गए हैं। इंद्र जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भजन, मतलब उसी को भगवान ज़्यादा लोग याद करते होंगे, इसलिए तो भजन लिखेंगे, ठीक है ना। अपने अब आज की तारीख में इसको कंसिडर कर लें अपने हिसाब से। आप जिसके ज़्यादा भजन गाते हैं उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे। उसके बाद है अग्निदेव। अग्निदेव क्या थे, ये दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट भगवान हुआ करते थे, ठीक है ना। और इनका काम क्या था, ये भगवानों और लोगों के बीच, ठीक है ना, जो है एक मीडिएटर का काम करते थे, ठीक है ना। जो भगवान है और मनुष्यों के बीच में मीडिएटर का काम करते थे, और इनके ऊपर 200 भजन लिखे गए हैं, 250 200। तीसरे है भैया वरुण देव, ठीक है ना। तो वरुण क्या थे, ये पानी के देवता थे, ठीक है ना। और पानी जो है तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे, और एथिकल कंसिडर एज द हाईएस्ट इन ऑल ऋग्वेदिक गॉड, ठीक है ना। और एथिकली जो है इनको सबसे ज़्यादा पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, ऊपर भी पानी के चक्कर में, नीचे भी पानी के चक्कर में, तो वरुण पानी के देवता थे। सोमदेव, ठीक है ना, ये राजाओं के एक राजाओं मतलब भगवानों के राजा थे ये, ठीक है ना। द किंग ऑफ गॉड्स, गॉड ऑफ प्लांट्स, ये पेड़ पौधों के देवता थे। स्पेशल गॉड ऑफ ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मणों के देवता थे। आर्यंस न्यू द हिमालयाज एज द सोर्स ऑफ द सोमा प्लांट, ठीक है ना। एक प्लांट आता है, ठीक है ना, जो जीवन देता है, तो वो सोम प्लांट जो है वो हिमालय में मिलता है, ऐसा आर्यन मानते थे। कंसिडर द वाइज गॉड हु इंस्पायर्ड द पोएट टू कंपोज द हिम, ऑल द हिम्स ऑफ 11 मंडल्स आर असाइंड टू द हिम। और जो 11वां मंडल, जो आखिरी मंडल है, ठीक है ना, वो उन मंडलों में जो है सोम देवता के ऊपर, ये मैंने शुरुआत में बताया था आपको, जो है ये सारी चीज़ें कही गई है। इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम, ये 4 तो इम्पोर्टेंट हो गए। अब इसके बाद आएंगे अपन, ये कुछ और हैं, फटाफट देख लें, इनको याद रखने में भी बड़ा आसान है, इसलिए मैंने फटाफट लिख दिए हैं। जैसे, एक मिनट, स्लाइड बदल गई। जैसे यामा भगवान जो है वो मौत के देवता होते थे, मतलब यमदूत, ठीक है ना, उसको कहा जाता होगा यामा। सूर्य भगवान सन ऑफ दयास, इसके पुत्र थे, ठीक है ना। हु ड्राइव्स अवे डार्कनेस, जो अंधकार को दूर करता है और स्प्रेड लाइट, और प्रकाश फैलाता है ना। सूर्य देवता को तो आज भी अपन लोग सुबह उठ के बहुत सारे लोग जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो एनर्जी दे अच्छा, तो वो सूर्य देवता। वायु हवा का देवता, ये तो अपन ने पढ़ाई है। पृथ्वी अर्थ की, ठीक है ना, गॉडेज, ठीक है ना। उसके बाद अदिति, ये एक गॉडेज है, ठीक है ना। अदिति क्या है, गॉडेज ऑफ इटर्निटी एंड मदर ऑफ गॉड्स, ठीक है ना। ये जो है जितने भी गॉड हैं, जितने भी भगवान हैं, उनकी माता है ये अदिति। इन्वोक द बेस्ट ऑफ फ्रीडम्स फ्रॉम द एविल हार्म्स एंड सिकनेस, ठीक है ना। और ये जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी आत्माएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उसको ख़त्म करने के लिए इन देवी का आह्वान किया करते थे वो लोग, अदिति का, ठीक है ना। ये समझ लीजिए कि इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय होगा, ये स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे या स्वास्थ्य भगवान के तौर पे काम करते होंगे। उषाज, ठीक है, इसको वैसे ना लें, बस अपन समझ रहे हैं ना, ठीक है, कोई ज़्यादा इसे दिल पे नहीं लेना है, ऐसा कैसे, ठीक है ना। उषाज, तो ये क्या थे, कि डाउन, ठीक है ना, एंड हर नेम इज मेंशन्ड अराउंड द 3 टाइम इन द ऋग्वेदिक हैंड, ठीक है ना। तो ये जो शाम की देवी, ठीक है ना, जिसको बोल सकते थे ना डाउन एंड डस्क,
सुबह और शाम की जो देवी होती थी, जब अब भोर की सुबह उठ के अपन जो है एक समय होता है जो सुबह देने वाली एक देवी, शाम देने वाली एक देवी जो है इनका नाम मिलता है। और इस पे 300 टाइम जो है इनका जिक्र किया गया है ऋग्वेद में उषा का। फिर है सावित्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 16 डायटी टू हुम द फेमस गायत्री मंत्र इन पे लिखा गया है। सावित्री जी या सावित्री माता या गायत्री माता, ये सभी एक है। और ऋग्वेद में जो गायत्री जो मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है ना, आपने अगर वो पढ़ा हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो वो जो मंत्र है वो भी ऋग्वेद में ही लिखा गया था, ठीक है ना। और ये जो है सावित्री, ये ऋग्वेद के समय गायत्री नाम ना होते हुए उन्हें सावित्री कहा जाता था। और सावित्री जी जो थी वो थी, ठीक है ना, जो 3rd मंडल और ऋग्वेद के 3रे मंडल में इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट भगवान हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे भगवान हैं, ठीक है ना, पर वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भगवान तो बहुत सारे होते हैं ना। तो इस वजह से जितने इंपॉर्टेंट हो सकते, जिन पे क्वेश्चन बन सकते थे और जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे ऋग्वेदिक लिटरेचर। लिटरेचर तो पूरा ऋग्वेद वैसी लिटरेचर है, ठीक है ना। अब और थोड़ा सा लिटरेचर में कभी आ जाए तो मैं और स्पेसिफिकली बता देता हूँ 5 नंबर में 11 नंबर में क्या लिखना है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद जो था ना, बेसिकली जो वैदिक पीरियड था उसमें 4 वेद लिखे गए थे। ऋग्वेद उसमें पहला वेद था और हर वेद को 4 भागों में बांटा गया था। जो मंडल थे, जो चैप्टर थे 10, वो तो है ही हैं, परंतु मोटा मोटा जितने भी जो 10 चैप्टर है उनको भी 4 भागों में आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये इन 4 चीज़ों पे फोकस रहा होगा, ठीक है ना। तो ऋग्वेद के समय का जो समय है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था कि आर्यंस जो थे वो कब आए थे भारत में, 1500 BC से आए थे। तो 1500 BC से 1000 BC तक का जो पीरियड था 500 साल का, यही जो है ऋग्वेदिक पीरियड कहलाता है। और इसी के समय जो है ऋग्वेद का शुरुआती दौर 1500 BC में चालू हुआ। इट इंक्लूड द ऋग्वेद समाहिता एंड द अदर टेक्स्ट ऑफ द फैमिली, दे आर आल्सो कॉल्ड फैमिली बुक। मैंने आपको बताया था जो मंडल 2 था ऋग्वेद का, उसमें फैमिली के बारे में जानकारी मिलती थी। और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि जो ऋग्वेद की जो किताबें थी, संहिता जो था, उसमें फैमिली के बारे में, और फैमिली की उन किताबों को फैमिली बुक कहा जाता था, ऋग्वेद की किताबों को, ठीक है ना। और इसमें लिखा है दे आर बिलीव्ड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय द फैमिलीज ऑफ द फ्यू सीड्स पोएट, ठीक है ना। और उन किताबों को, ठीक है ना, जो टेक्स्ट था ऋग्वेद का, उनको कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स जो थे, पोएट्स के नाम क्या थे, अत्रि, वशिष्ठ, ये गुरु वशिष्ठ है ना, ये विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र, और भारद्वाज और गृत्समद, ये 4-5 जो थे व्यक्ति थे, पोएट थे, इन्हीं ने ही जो है अपना फैमिली का वर्णन, अपना इकोनॉमिक का वर्णन और पूरा डिटेल में वर्णन किया है ऋग्वेद में। और यही सारी चीज़ें जो हैं बाद में ऋग्वेद बनी। तो ऋग्वेद जो है ना, इन लोगों ने लिखा था, ये समझ लीजिए आप। एक साथ नहीं लिखा, लंबे समय तक चलती रही प्रोसेस, किसी ने कब लिखा, 100 साल बाद किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, पर ये इंपॉर्टेंट लोग हैं जो ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद को लिखने के लिए इंपॉर्टेंट। और इन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, फैमिली सिस्टम पे, अपने परिवार के बारे में, उस किताब को पारिवारिक किताब बनाया, ठीक है ना। उसके बाद है वैदिक लिटरेचर। अब इन्होंने जो लिखा वो क्या लिखा, उस चीज़ पर अपन फोकस करेंगे। द वैदिक लिटरेचर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन। जो वेद शब्द है उसका मतलब होता है नॉलेज, है ना, ज्ञान। वेद, ये कभी MPPSC में प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में आया भी है ना। वेद शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। द वैदिक लिटरेचर हैज़ इवॉल्व्ड इन द कोर्स ऑफ मेनी सेंचुरीज। जो पूरा वैदिक लिटरेचर है, मैंने आपको बताया 1500 से 1500 साल, ठीक है ना। तो बहुत सारी सेंचुरीज निकल गई, 5-6 सेंचुरीज निकल गई इसको लिखते लिखते, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता रहा। फिर नया आदमी जो आया, पिता ने कुछ लिखा, उसका बेटा हुआ, फिर उसने उसको पढ़ा लिखा है, उसने कुछ लिखा, फिर उनका बेटा हुआ, फिर उनका बेटा हुआ, वो सब लिखे जा रहे एक ही रजिस्टर में, एक ही किताब में, ठीक है ना। तो उससे आपको पता चलता है कि उनकी क्रोनोलॉजी, उनकी विचारधारा में कैसे परिवर्तन और लिखने की शैली में क्या क्या परिवर्तन आया, ठीक है ना। और लेटर देवर कंपाइल्ड एंड रिटन डाउन, ठीक है। तो वो बोल बोल के बोलते थे और बाद में जो इन सभी चीज़ों को लिखा गया, ठीक है ना। ऋग्वेदिक जनरली हैज़ 4 पार्ट। तो ऋग्वेद में जो है 4 पार्ट होते हैं। संहिता, संहिता तो यही है जो अपन ने अभी पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ब्राह्मण, ये एक पार्ट हो गया। आर्यान का ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा हो गया उपनिषद, ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, एपिक, ठीक है ना। वो लेटर वैदिक पीरियड में आएगी। इसको थोड़ा सा
इसको भी मैं बता दूंगा आपको, पर आप इसको याद रखें कि 4 चीज़ों से बना था, संहिता, ब्राह्मण, आर्यन का और उपनिषद। जो अपन ने 10 मंडल 11 मंडल जितने भी देखे, वो 10-11 मंडलों को इन 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हर वेद 4 भागों में बांटा गया था, और ये 4 भाग कौन से थे? संहिता, ब्राह्मण, आर्यन और उपनिषद। तो सबसे पहले ब्राह्मण आ गए भैया। तो ब्राह्मण वाले सेक्शन में क्या था? तो ब्राह्मण वाले सेक्शन में जो है इन्होंने देखेंगे, इट एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ द वेदास। इसमें भजन के बारे में डिस्कस किया है। जो ब्राह्मण लोग भजन वगैरह गाते होंगे, तो उस वाले सेक्शन को इन्होंने ब्राह्मणी नाम दे दिया, ठीक है ना। उस भजन के उस सेक्शन को उन्होंने ब्राह्मण, जो लोग ब्राह्मण लोग जो भजन गाते होंगे उसको ब्राह्मण नाम दे दिया, ठीक है ना। तो इसमें सारे हेम्स भजन थे वेदों से रिलेटेड। दे एक्ट एज अपेंडिक्स ऑफ द वेदास, ठीक है ना। दे आर रिटन इन प्रोज एंड दे इलैबोरेटली डिस्क्राइब द वेरियस सैक्रिफाइस एंड द रिचुअल्स, ठीक है ना। और ये क्या करते थे? इलैबोरेटली डिस्क्राइब करते थे, विस्तार से बताते थे, डिस्क्राइब करते थे। क्या करते थे? वेरियस सैक्रिफाइस, जो बहुत सारे बलिदान हुए, ठीक है ना, रिचुअल्स, जो प्रथाएं वहाँ पर चलती थी, अलॉन्ग विद देयर मिस्टीरियस मीनिंग, और उनकी जो है रहस्यमय मतलब। वहाँ पे कोई प्रथा होती होगी, ठीक है ना, मतलब हो सकता है कि शादी के पहले लड़के को गधे पे बैठाया जाता होगा, ठीक है ना। तो ये रिचुअल्स का मतलब क्या था? ऐसी बहुत सारी खतरनाक रिचुअल्स भी होती होगी, ठीक है, जो होती भी है, उनके बारे में जानकारी भी है, और ये सारी चीज़ें जो है होती थी, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपने को ब्राह्मण वाले सेक्शन में पता चलता है। द 2 ब्राह्मण्स अटैच टू द ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर 2 ब्राह्मणास अटैच्ड हैं, ठीक है ना, और जिनका नाम है ऐत्रेया, ठीक है ना, ऐत्रेया, इसको ऐत्रेया ब्राह्मण और कौशिटिका, ठीक है ना, कौशिटकी, ठीक है ना। तो ऐत्रेया और कौशिटकी, ये जो है 2, ऐत्रेया ब्राह्मण और कौशिटकी ब्राह्मण, ये 2 प्रकार के ब्राह्मण जिन्हें भजन वगैरह की डिटेल मिलती है अपने। उसके बाद अपन देखेंगे आर्यन कास्ट, ठीक है ना। तो आर्यंस, ठीक है, तो अब ये देखेंगे आर्यंस, इधर मिटाओ तो इधर आ जाता है, इधर मिटाओ तो इधर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अब आर्यन का जब देखेंगे, तो इस वाले सेक्शन में क्या था? दीज आर द कॉल्ड द फॉरेस्ट बुक। इस सेक्शन में किताबों, प्लांट वगैरह, जंगलों से रिलेटेड बात की गई थी, फॉरेस्ट बुक्स, एंड दे डील विद द मिस्टीशियम्स, राइट्स, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। और वो कि जो है रहस्यमय रिचुअल्स, राइट्स, प्रथाएं और सेक्रीफाइस, बलिदान के बारे में बात करते थे। दे डील विद, ये डील करते थे मस्टिसिज्म एंड द सिम्बोलिज्म, ठीक है ना, सिद्धांतों के ऊपर। दे फॉर्म्स ए नेचुरल ट्रांजिशन टू द उपनिषद, ठीक है ना, और नेचुरल उपनिषद के बारे में बताया गया था। दे ऑफर द ब्रिज बिटवीन द कर्म मार्ग विच वॉज सोल कंसर्न ऑफ द ब्रह्मणा, ठीक है ना। और ये क्या करते थे? एक ब्रिज बनाते थे। ये जो आर्यंस थे, आर्यंस की ये किताब है ना, किताबों का एक संग्रह है, जो समझ लीजिए अगर 10 थे ना, उनमें से कुछ कोई फैमिली से रिलेटेड था, ठीक है ना, कोई जो था इसमें हेम से रिलेटेड था, इसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड बात की गई। बात समझ में आ रही है ना आपको? संहिता जो था वो फैमिली से रिलेटेड बात की गई थी, अपन ने पिछले स्लाइड में देखा। जो ब्राह्मण जो थे, ठीक है ना, जो संहिता था वो फैमिली से रिलेटेड था। जो ब्राह्मण जो थे वो हेम्स की बात की गई ब्राह्मण्स वाले सेक्शन में। कुछ किताबें जो ब्राह्मण वाले सेक्शन में थी, कुछ किताबें जो आर्यन का वाले सेक्शन में थी, उसमें फॉरेस्ट की, रिचुअल्स की वगैरह की बात की गई, ठीक है ना। और इसी में कहा गया कि ये जो आर्यंस वाली जो किताब थी, जिसमें फॉरेस्ट वगैरह रिचुअल्स की बात की गई, ये एक ब्रिज बनाती है, एक रास्ता बनाती है, या एक मार्ग बनाती है, किन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो ये ब्राह्मणों और जो है जन मार्ग के बीच में, ठीक है ना, कर्म और ज्ञान और कर्म के बीच का एक रास्ता जो है बनाने के लिए एक किताब जो थी वो थी आर्यन का। बात समझ में आ गई आपको? इतनी चीज़ें क्लियर है। ब्राह्मण हो गई, आर्यन हो गई, ठीक है ना, विच इज उपनिषद एडवोकेटेड। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद अपन देखेंगे आखिरी में उपनिषद, ठीक है, जो चौथा पार्ट था, ठीक है ना। तो दे आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट डीलिंग विद द टॉपिक्स लाइक, ठीक है ना। और अब ये कौन सी चीज़ें आ गई? मतलब 4 चीज़ें थी, ठीक है। तो ऋग्वेद को 4 भागों में बांटा गया था।
पहला था भैया संहिता, उसमें फैमिलीज़ के बारे में बात की गई, फैमिली कैसी होगी। दूसरा था भैया ब्राह्मण, उसमें भजन या गीत गायन उन सब के बारे में, गीत गायन नहीं भजन, गीत गायन बाद में आएगा, है ना। उसके बाद तो ब्राह्मण्स हो गए। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा आर्यन का कुछ किताबें जो जिसमें फॉरेस्ट रिचुअल्स के बारे में बात की गई थी, तो वही सारी इसमें आएगी, है ना, फॉरेस्ट या रिचुअल्स। और फिर जो चौथी प्रकार की किताबें थी वो थी उपनिषद। उपनिषद से तो आप समझते ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है उपनिषद ज्ञान, साउल, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी के शुरुआत, कुछ मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, प्रकृति की जो कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं उनके ऊपर उपनिषदों को लिखा गया था। तो सारी जो कितने भी ऋग्वेद का जो जितने भी डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है, उनको 4 भागों में अपन ने इस प्रकार बांटा। उपनिषद जो थे वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, ठीक है ना, और वो किस पे बात करते थे, आत्मा पर, ठीक है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति पर और नेचर की कुछ अजीबोगरीब चीज़ों पर। इट क्रिटिसाइज द रिचुअल्स, इन्होंने जो है रिचुअल्स को क्रिटिसाइज़ किया कि फर्जी रिचुअल्स है, ठीक है ना, शादी में इतना खर्चा करते कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने कुछ रिचुअल्स का बहिष्कार किया, ठीक है ना। और इन्होंने जो है ले स्ट्रेस ऑन द वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ, और एक राइट बिलीफ पर इन्होंने फोकस किया। उपनिषदों में जो एक विश्वास और नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया कि आप ज्ञान लीजिए और अपने आप पे विश्वास कीजिए, ये सब फालतू चीज़ें हैं, हवन ववन और ये सब, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उपनिषदों में डिस्कस की गई, ठीक है ना। द लैंग्वेज ऑफ द उपनिषद वाज क्लासिकली संस्कृत, जो उपनिषद है वो जनरली संस्कृत में थे, ठीक है ना। और इट स्टेट दैट गोल ऑफ द लाइफ इज़ टू अटेन सेल्वेशन विच इज़ पॉसिबली थ्रू द सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना। और इसका जो उपनिषद में जो सारी चीज़ें थी वो डिपेंड करती थी आपके सेल्फ कंट्रोल पे, और कैसे आप आदमी जो है ज्ञान प्राप्त करे और सेल्फ कंट्रोल अचीव करे। उसके बाद ये एक चीज़ है जो मैंने ऐड कर दी थी बात के लिए, थोड़ा सा इसको देख लें, ठीक है। मेन तो 4 पार्ट अपने हो गए हैं, ठीक है। संहिता हो गया, और उसके बाद अपना हो गया ब्राह्मण, उसके बाद आर्यन, उसके बाद हो गया उपनिषद। इन्हीं 4 किताबों में पूरे ऋग्वेद को बांटा गया है 4 सेक्शन में। कुछ एपिक्स है, ठीक है ना, ये बाद में समय में डेवलप हुई ये सब चीज़ें, ठीक है ना। इसको मुझे बाद में जब मैं वो लेटर वैदिक पीरियड पढ़ूंगा ना, तब भी मैं इनमें से कुछ चीज़ें वापस से डिस्कस करूंगा, क्योंकि चीज़ें जो है सब चीज़ें ये आएगी। द एपिक और लॉन्ग पोएट्री नरेटिंग डेट्स एंड एडवेंचर ऑफ द हीरोइक लेजेंडरी फिगर्स, ठीक है ना। जो एपिक होती है, महाकाव्य, महाग्रंथ होते हैं, ठीक है ना, जिनमें एक कोई लेजेंडरी किसी कहानी के बारे में बताया जाता है, महान कहानी के बारे में, एक उत्साह के बारे में, ताकि लोगों में कुछ उत्साह फैले, एक सब तरफ जो है एक अच्छा मैसेज जाए, उसके लिए कुछ एपिक्स लिखे जाते थे, जिनमें लंबी लंबी जो है कहानियाँ, लंबे लंबे जो हैम्स, लंबी लंबी जो है वचन लिखे जाते थे, किसी का गुणगान किया जाता था, राजा की महानता का गुणगान किया जाता था। और ऐसे ही कुछ अपन ने देखे भी हैं, एक रामायण हो गया जिसमें राम भगवान के बारे में बताया गया था, और एक हो गया महाभारत जिसमें कौरव और पांडव की डिटेल थी। तो वही यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखा था, और जो महाभारत जो थी भाई साहब वो वेद व्यास ने लिखी थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये अपन ने जो है सारी चीज़ों को डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एट द एंड ऑफ द डे ये अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब ठीक है, तो ये सब अपन ने देखा कि ऋग्वेद के समय में जो था, ऋग्वेदिक जो सिविलाइजेशन थी उसके समय अपन ने सोशल सिस्टम को देख लिया। पेन ले लेता हूँ मैं, बार बार पेन लेना पड़ता है यार इसमें। तो ऋग्वेद के समय में जो है अपन ने वहाँ का कलर सिस्टम देखा, है ना, वर्ण सिस्टम जिसको बोलते थे, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ वुमेंस देखी, ठीक है ना। शुरुआती दौर में वुमेंस की बहुत अच्छी कंडीशंस थी, पर बाद में जो है उनको स्लेव के तौर पे यूज़ किया जाता था, और प्रीस्ट को या किसी को भी दान के तौर पे उनके बदले में महिलाओं को दे दिया जाता था, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपन ने 11 नंबर इतना ज़्यादा डिस्कस किया है कि भैया वहाँ पे कैसे होता था, ठीक है ना, कैसे क्या क्या प्रथा होती थी। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस ना को अपन ने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपन ने बताया कि वहाँ एक राजा होता था, ठीक है ना, और वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी, वहाँ की असेंबलीज की, वहाँ के अपन ने पूरे डिटेल में देखा कि वहाँ पर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। लिटरेचर मैंने आपको बताया अभी आखिरी में जो स्लाइड पड़ी थी, 4 प्रकार का लिटरेचर में बांटा गया था। किस प्रकार का लिटरेचर
लिटरेचर था और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी, वो सब चीज़ें अपन ने देखी। किताबें अपन ने इसमें सारी चीज़ें देखी। वार और ट्रीटी मैंने आपको बैटल्स बताई, 2 प्रकार की बैटल्स हुई थी वहाँ पे। 2 बैटल्स में कौन कौन सी थी, एक तो खुद ही अपने कॉन्वो से लड़ते रहे और दूसरा जब वो भारत में आए तो भारत के लोगों से लड़ते रहे। 2 इम्पोर्टेंट वार जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और एक राजा भरत था, ठीक है ना, जिसने दशा राजन का युद्ध लड़ा, द बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ी। उसके बाद उसी राजा के नाम पे, भारत के नाम पे ही भारतवर्ष का नाम या भारत का नाम रखा गया भारत। उसके बाद अपन ने इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में देखा। कॉइन वगैरह कुछ थे नहीं, सील वगैरह नहीं थी। ट्रेड सिस्टम को देखा अपन ने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखा, एग्रीकल्चर को देखा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें और इनकी जोग्राफिकल लोकेशन को भी अपन ने देखा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है, इतनी सारी चीज़ें अपन ने देख ली कहाँ पर, इकोनॉमिकल सिस्टम में। तो अगर पॉलिटिकल सिस्टम आए ना तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। 11 नंबर में क्वेश्चन आए ना तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। सोशल सिस्टम आए ना तो ये सारी चीज़ें लिखनी है, तभी वो सोशल सिस्टम पूरा होगा, ठीक है ना। इकोनॉमिकल सिस्टम आए ना तो ये सारी चीज़ें लिखनी है, जितनी भी पॉसिबल है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी लिखोगे तभी। फिर अपन ने कल्चरल चीज़ें देखी, क्राफ्ट देखा, ठीक है ना, म्यूज़िक वगैरह देखा, ठीक है ना, जो भजन वगैरह हम होते थे, ठीक है ना, जो अपन ने अभी देखे थे आखिरी में, ब्राह्मण वगैरह। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम के साथ ये देखा था। टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में अपन ने कुछ चीज़ें देखी थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में अपन ने कुछ चीज़ें देखी, लिटरेचर के बारे में कुछ चीज़ें देखी, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में अपन ने देखा कि शुरुआती दौर में जो वैदिक लोग आए थे, जो आर्य लोग आए थे, उनके बारे में कुछ थ्योरीज थी कि वो कहाँ कहाँ से प्रकट हुए थे भैया भारत में। तो वो 5-5, 6-6 थ्योरी जो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने दी थी या कुछ लोगों ने दी थी, उन लोगों को अपन ने डिटेल में देखा कि ये सब कैसे कैसे आए थे। तो बेसिकली मैंने वैदिक पीरियड की ये सारी टॉपिकों को कंप्लीट किया है, कवर किया है, ताकि इससे क्या रहे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज, मोस्ट प्रोबेबली आज इस क्लास के बाद थोड़े समय बाद आपको मिल जाएगी ये। तो इसको वीडियो को आप गो थ्रू करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स ले लें। अगर मान लीजिए नोट्स क्या, लोग पीडीएफ ले लेते हैं, किताबें लाएंगे, पर पढ़ते खुद नहीं है। इसकी वजह आप सुन लें इस वीडियो को। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो को जो स्पीड आती है उसको स्पीड को बढ़ा लें यूट्यूब में और फटाफट निपटा दें। पर अगर आपको नहीं आती है तो ये वीडियो जो इसे मैं बता रहा हूँ इसको आप समझें, समझने से ही लगभग चीज़ें 90% आपको याद हो जाएगी। फिर एक बार आप उसको जब कॉपी में लिख लेंगे तो बचा हुआ आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो बड़ा आसान है ये। अब जो है अपन इसके बाद जो टॉपिक कवर करेंगे वो पोस्ट वैदिक पीरियड कवर करेंगे। इसमें जो है 3 वेद आते हैं, ठीक है ना, जो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उसके बारे में बात की जाएगी। और उसके समय ये सब चीज़ें कैसी थी, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएगी। बात समझ में आ गई। हर चीज़ को इतना डिटेल में कुछ करेंगे कि सारी चीज़ें मस्टली सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको पेपर लिखने का तरीका और नोट्स बनाने का तरीका बताया है। आप वैसे नोट्स बनाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से नोट्स भी बन जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर भी होगी और इम्प्रूवमेंट भी होता जाएगा। पुरानी क्लासेस में मैंने इंडस वैली पूरी कंप्लीट करा दी है। जो आज एक क्लास आएगी उसके बाद एक क्लास कल, जो 2 क्लासेस जो है ये आज दूसरी क्लास थी वैदिक पीरियड की, इसमें वैदिक पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। तो कोशिश करें कि पुराने वीडियो भी देखें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और नोट्स बनाएं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे पीडीएफ से बनाएं और इनको एक बार रिवाइज करने के बाद तो इतना सफिशिएंट है, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और इतनी सारी चीज़ें अभी मैं पढ़ाऊँगा, वो सारी चीज़ों को ऐसा लिंक कर देंगे ना एंड तक आते आते, तो आपको मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ने में कि यार कुछ मतलब सभी चीज़ें तो अपने आप ही याद हो रही है अपने को, कुछ और अलग से याद ही नहीं रखना है। हिस्ट्री बिल्कुल ऐसा मक्खन जैसी हो गई है, ठीक है ना। तो अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी थी, वैदिक पीरियड में भी, ऋग्वैदिक पीरियड में भी अपन ने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी है। तो अब जो है आप इसको अच्छे से कोशिश करें निपटाने की, ठीक है। और ठीक है, आप इसके बाद जो है करते हैं आगे का। ओके, थैंक यू।